नमस्कार। आज जो कहानी हम देखने वाले हैं वो सिर्फ नंबरों या हिसाब किताब की नहीं है। ये एक असल जिंदगी की कहानी है। एक ऐसे इंसान के अटूट साहस की जो एक बहुत बड़े कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। सोचिए, मेरे माँ के पास बेंटेक्स गोल्ड की ज्वेलरी थी, वे उसे भी ले गए। प्रणय कुमार का ये एक वाक्य, बस एक लाइन, हमें उस कर्ज की असली मानवीय कीमत का एहसास करा देती है। ये बताती है कि पैसों का दबाव कितना कितना पर्सनल और दर्दनाक हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक छोटा मोटा साधारण सा लगने वाला लोन कैसे एक जानलेवा जाल बन जाता है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत एक बहुत बड़े संकट में बदल जाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं प्रणय कुमार से। साल था 2004। कॉलेज अभी अभी खत्म हुआ था और उनके सामने एक ऐसी मुसीबत खड़ी थी जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। 11 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन 11 अलग अलग कर्जों का पहाड़ था जो प्रणय को विरासत में मिला था। और जानते हैं, ये सारे कर्ज छोटे छोटे ग्रामीण बैंकों से लिए गए थे। मतलब ऐसी जगह जहां ब्याज दरें अक्सर बहुत ज्यादा होती हैं और हिसाब किताब में भी आप कह सकते हैं पारदर्शिता की काफी कमी होती है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये दिखाती है कि कैसे हालात बिगड़ते चले गए। 1998 में पिता का बिजनेस फेल हुआ। फिर 2000 में इंजीनियरिंग की फीस के लिए पहला लोन लिया गया। 2001 तक बिना किसी कमाई के कुल कर्ज 2.65 लाख रुपए हो गया। और हालत देखिए, 2002 में एक नया लोन सिर्फ इसलिए लेना पड़ा ताकि पुराने लोन्स का ब्याज चुकाया जा सके। और फिर 2004 में जब प्रणय ने अपनी पहली नौकरी शुरू की तो उनके सिर पर 10 पारिवारिक कर्जों का बोझ था। मतलब कुछ ही सालों में छोटे छोटे लोन, घर की परेशानियां और ऊंची ब्याज दरों में मिलकर एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया जिसे संभालना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और ये जो दबाव था वो सिर्फ पैसों का नहीं था। जैसा कि प्रणय ने खुद बताया, इस पूरे दौर में वो गंभीर डिप्रेशन से गुजर रहे थे। कर्ज का बोझ, आप जानते हैं, किसी के भी मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बहुत भारी पड़ सकता है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो बाहर भी चलती है और अंदर भी। तो अब सवाल ये है कि प्रणय ने इस सबसे लड़ाई की कैसे। लेकिन ये समझने से पहले हमें उस सिस्टम को समझना होगा जिसके खिलाफ वो लड़ रहे थे। तो मिलिए फॉयर से। इसका पूरा नाम है फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। आसान भाषा में कहें तो ये वो पैमाना है जिससे बैंक ये नापते हैं कि आपकी कुल कमाई का कितना हिस्सा पहले से ही ईएमआई जैसी किश्तों में जा रहा है। इसी के आधार पर वो तय करते हैं कि आपको और कितना लोन दिया जा सकता है। और अक्सर यही सिस्टम लोगों को उनकी असल चुकाने की क्षमता से ज्यादा कर्ज लेने के जाल में फंसा देता है। और यहीं पर वो खतरनाक गैप सामने आता है। एक तरफ है वो रकम जो बैंक आपको देने के लिए तैयार है, जो आपकी कुल कमाई का 50-55% तक हो सकता है। और दूसरी तरफ है वो रकम जो आप असल में बिना किसी टेंशन के चुका सकते हैं, जो एक्सपर्ट्स के हिसाब से आपकी टेक होम सैलरी का 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बैंक अपने रिस्क के हिसाब से लोन देता है, लेकिन असलियत तो हमारे अपने बजट पर टिकी होती है। और ये जो फासला है ना, यही अक्सर कर्ज के जाल की सबसे बड़ी वजह बनता है। अब जरा समय की छिपी हुई कीमत को देखिए। मान लीजिए 50 लाख का लोन है, 8% ब्याज पर। अगर 15 साल के लिए लेते हैं तो ईएमआई करीब 47,800 रुपए होगी। और अगर 25 साल के लिए तो ईएमआई घटकर करीब 38,500 हो जाती है। कम ईएमआई सुनने में अच्छा लगता है ना, लेकिन यहीं पर पिएज है। 25 साल वाले लोन में आप कुल ब्याज चुकाएंगे करीब 65 लाख रुपए, जबकि 15 साल वाले में सिर्फ 36 लाख। मतलब सीधा सीधा 30 लाख रुपए का फर्क। इसका मतलब ये हुआ कि लंबी अवधि में आप घर की कीमत लगभग दोगुनी चुका देते हैं। तो जब प्रणय को इस पूरी हकीकत का सामना करना पड़ा तो वो समझ गए कि अब नॉर्मल तरीकों से काम नहीं चलेगा। उन्हें कुछ बहुत कठोर और असाधारण कदम उठाने ही होंगे। और ये थी उनकी कठोर योजना। जरा इस चार्ट को देखिए। अपनी कमाई का 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ लोन चुकाने में, और बाकी बचा सिर्फ 10%। इसी 10% में उन्हें अपना गुजारा करना था। खाना पीना, आना जाना, हर एक खर्च। क्या आप सोच सकते हैं? ये एक अविश्वसनीय रूप से मुश्किल त्याग था। लेकिन प्रणय ने अपनी निराशा को एक ठोस एक्शन प्लान में बदल दिया। उन्होंने 3 कदम उठाए। पहला, सब कुछ ट्रैक किया। उन 11 लोन्स के लिए एक मास्टर एक्सेल शीट बनाई। दूसरा, हर एक स्टेटमेंट की बारीकी से जांच की, बैंकों से प्रिंटआउट्स मांगे और एक एक हिसाब को चेक किया। और तीसरा,
उन्होंने एक योजना के तहत हमला किया। सबसे छोटे कर्जों को पहले निशाना बनाया और उन्हें खत्म किया ताकि एक मोमेंटम बन सके। उन्होंने कर्ज को वाकई एक दुश्मन की तरह लिया जिसे सिस्टमैटिक तरीके से हराना था। पर कर्ज से आज़ादी का ये रास्ता अप्रत्याशित लड़ाइयों और मुश्किलों से भरा हुआ था। ये इतना आसान नहीं था। खतरा तब और भी भयानक हो गया जब बात घर की नीलामी तक पहुंच गई। सोचिए, बैंक के अधिकारी घर आते थे और फर्नीचर पे निशान लगाते थे, ये तय करने के लिए कि कौन सा बैंक कौन सा सामान उठाकर ले जाएगा। ये सिर्फ कोई खोखली धमकी नहीं थी, ये एक कड़वी हकीकत बनती जा रही थी। और बैंकों को ये ताकत मिलती थी सरफेसी एक्ट 2002 से। ये वो कानून है जो बैंकों को ये अधिकार देता है कि अगर कोई लोन नहीं चुका पा रहा तो वो बिना कोर्ट के चक्कर काटे उसकी प्रॉपर्टी नीलाम कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक सिर्फ 60 दिन का नोटिस देकर संपत्ति जब्त कर सकते हैं। इससे पूरी प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है और कर्जदार के लिए बेहद डरावनी। लेकिन उनकी जो मेहनत थी, हर कागज को बारीकी से जांचने की आदत, उसका फल मिला। उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा जब उन्हें पता चला कि बैंकों के गड़बड़ हिसाब किताब में करीब 30 से 40 हजार रुपए की गलतियां थी। मतलब उनके कर्ज का एक हिस्सा तो सिर्फ बैंकों की गलतियों और अजीबो-गरीब चार्जेस की वजह से था। और फिर उन्होंने इसे चुनौती दी। और फिर वो दिन आया, 1 जनवरी 2012। सालों के बेहिसाब त्याग और एक ना खत्म होने वाली लगने वाली लड़ाई के बाद प्रणय कर्ज मुक्त हो गए। उन्होंने इस एहसास को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन एहसास बताया। तो प्रणय की इस अविश्वसनीय कहानी से हम सब क्या सबक ले सकते हैं? प्रणय की कहानी से कुछ बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कर्ज से निपटने के लिए एक ठोस लिखी हुई योजना बनाना बहुत जरूरी है। दूसरी, छोटे अनियमित बैंकों से सावधान रहना चाहिए जहां ब्याज दरें बहुत ज्यादा होती हैं। तीसरी, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत को समझना बहुत जरूरी है। चौथी, अपनी कमाई बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, ये सबसे बड़ा लाइफ सेवर है। पांचवी, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में हमेशा जिंदगी की अप्रत्याशित घटनाओं के लिए जगह रखनी चाहिए। और आखिर में ये समझना होगा कि ये एक लंबी लड़ाई हो सकती है जिसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ता है। कुल मिलाकर योजना बनाओ, हिम्मत रखो और लगे रहो। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक बार रुक कर सोचिए, क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है या आप अपने कर्ज के लिए काम कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मुझे लगता है हम सभी को अपने लिए खोजना चाहिए।